जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, कई दिन हो गया था यूट्यूब पर मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। फिलहाल अब डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलेंगे। आप परेशान मत होइएगा प्यारे साथियों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम जो आपके सामने है, जैसे एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी और आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हमारे पास हमारे सेट में यहाँ पर 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं प्यारे साथियों। तो आप ये परेशान मत होइएगा कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपके सामने 20 प्रश्न मिलेंगे और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन बन पाते हैं, आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप दोस्तों वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, वास्तव में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ पूरा बने रहिएगा। उम्मीद करूंगा आपको हर चीज़ समझ में आएंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एक बार सब लोग आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जल्दी से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्यारे साथियों, ये जो वेन ड्राइव यहाँ पर जो डीआई का क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिएगा। इसमें दिया गया है, कहा है कि दिया गया चार्ट एक परिवार का मासिक घरेलू खर्च दर्शाता है जिसमें कुल खर्च 3365 कितना है टोटल खर्च। कुल खर्च क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर 3365 ये क्या है, ये टोटल क्या है, खर्च है। ये टोटल क्या है प्यारे साथियों, ये टोटल यहाँ पर खर्च दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितनी है। किसके लिए दोस्तों पूछा गया है, भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितनी है। प्यारे साथियों, यहाँ पर सब परसेंटेज में दिया गया है, सब परसेंटेज में दे रखा है। तो इसका मतलब ये टोटल खर्चा है। टोटल खर्चा का मतलब कितना परसेंट, 100%। तो हम कहेंगे कि 100% का मान क्या दिया है, 100% का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा 100% का मान दे रखा है यहाँ पर 3365 ठीक है, 33,650 दे रखा है। आपसे पूछा गया है भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत बताइए। तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत पूछा गया है, तो भविष्य निधि का कौन सा यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये है भविष्य निधि। भविष्य निधि ये है, तो एक यहाँ ये कौन सा है दोस्तों, ये है ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा भविष्य निधि है। ये कितना है, 12%। तो दोस्तों आपसे 12% का मान पूछा गया है। 100% का मान 3365 है, तो 12% का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो एक बार जरा ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, 3365 बटे कितना, 100 गुणे 12, ठीक है। ये मासिक खर्चा है, हमें वार्षिक बताना है। तो मासिक है, वार्षिक बताएंगे तो 12 से गुना करेंगे, लास्ट में कर देंगे। अभी इसका मान निकालिए। यहाँ से आप काट पीट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिए 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 5 से काटिए 5 1 5, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 3 15। ये क्या हो गया देखिएगा, 6 3 18, 6 3 18 और 6 7 42, 42 1 43 के 3 हासिल का 4 और 6 6 के 36, 36 और 4 क्या हो जाएगा, 40, 36 4 दोस्तों 40। ये तो मासिक है, लेकिन आपसे वार्षिक पूछा गया है। तो वार्षिक निकालने के लिए क्या करिएगा, 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 12 से जब गुना करिएगा तो देखिए इकाई का अंक क्या होगा, 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। यूनिट डिजिट अगर 6 है दोस्तों, तो देखिए किस ऑप्शन में है इकाई का अंक 6, किस ऑप्शन में इकाई का अंक 6 है। अब ऐसे ही चेक कर सकते हैं, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए पहले वाले में इकाई का अंक क्या है, इसमें तो इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 5 है और इसमें क्या है, इकाई का अंक 6 है। हमारा इकाई का अंक 6 आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 48,456। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत हो बताइए।
ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार कमेंट करिए। जिन भाइयों को समझ में आ गया है, जिन भाइयों को समझ में आ गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिनको समझ में आ गया है, सवाल समझ में आ गया है, तो एक बार वाई टाइप करिए, और जिनको नहीं समझ में आया है एक बार कमेंट बॉक्स में एन टाइप करेंगे दोस्तों, जल्दी से। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पर इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, देखिए एक बार सभी लोग पढ़िए पहले सवाल को, एक बार सभी प्यारे साथी सवाल को पढ़ेंगे। देखिए कहा गया है कि एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया था, इसका मूल्य 8% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है, 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, एक बिजली का बल्ब था जो कि 4200 रुपये में खरीद लिया गया था, 8% के हिसाब से कम होता है इसका रेट। तो 8% कम होने का मतलब कितने में बिकेगा, फिर कितना हो जाएगा इसका रेट, 92%। तो इसका 92% का मान निकालेंगे, एक ही साल की बात है, तो 92% का मतलब क्या होता है, 92/100। 92/100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल। अब देखिए 42 का गुना करना है किसमें, 92 में। 42 का गुना किस में करना भैया, 92 में। तो 2 का गुना 2 में करिए, इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। इकाई का अंक प्यारे साथियों 4 आएगा। देखिए ये तो ऑप्शन नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। अब दो इसमें ऑप्शन बच गया, इकाई का अंक कितना, 4। ठीक है, तो अब तो घबरा गया। तो अब क्या करिए आप, अब दोस्तों आप इसमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, या तो आप ये भी चेक कर सकते हैं 7 से काट के, जो ऑप्शन 7 से कटेगा, क्योंकि 42 में क्या है, 7 है, तो जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही इसका उत्तर सही हो जाएगा। बाकी आप इसको गुना भी कर सकते हैं। देखिएगा 42 गुना क्या कर दीजिए, 92 कर दीजिए। देखिए कैसे करते हैं, एक लाइन में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 8 क्या हो जाएगा, 18 और 8 26 के 6 हासिल का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 9 चौक 36, 36 37 38, 3864 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3864 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 3864। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें बताइए। सभी दोस्त एक बार कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों आप लोग वास्तव में सेलेक्ट होना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे कहीं न कहीं आपको घाटा ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आप लोग अपने साथ में पेपर और पेन अवश्य लेकर बैठें। ठीक है, अपने साथ में पेपर और पेन अवश्य लेकर बैठें, और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या कहा गया इस सवाल में, एक बार सभी लोग पढ़ें, जल्दी से आप लोग बताइए। 30 सेकेंड दोस्तों टाइम लीजिए, 30 सेकेंड का टाइम लगाइए। 30 सेकेंड में सवाल को पढ़िए, समझिए और आंसर भी करने का प्रयास करिए। 30 से 40 सेकेंड में दोस्तों आप लोग आंसर इसका बता दीजिए। 30 से 40 सेकेंड का टाइम लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। चलिए दोस्तों, चलिए आगे ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक धनात्मक पूर्णांक को जब 1000 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 10.06 को 100 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल से अधिक होता है, वह धनात्मक पूर्णांक बताइए। वह धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों, यह आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों, वह धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं कितना है, x है। जब धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ा जाता है, तो 1000 में जोड़िए तो प्राप्त जो योगफल होता है दोस्तों, जो योगफल प्राप्त होगा वह 10.06। ठीक है भाई, 10 दशमलव, देखिए दशमलव है दोस्तों, 06 को 100 से गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल जो है गुणनफल से अधिक होता है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन है, ये अधिक हो जाएगा। क्लियर, ये देखिए x प्लस 1000, ठीक, ग्रेटर देन, इसको जब गुना करिएगा तो 1000 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई,
तो ये क्या हो जाएगा यक्स, इसको उधर लेकर आएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 1006 में से 1000 घटाइएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। यानी यक्स का मान दोस्तों 6 आ रहा है, यक्स का मान क्या आ रहा है दोस्तों 6 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं भी 6 नहीं है, तो इसका मतलब इसका मान लगभग में आएगा, तो एक तो नहीं होगा, एक तो नहीं होगा, अब यहाँ पर 3 भी नहीं होगा, अब 6 आ रहा है तो 5 आने की स्कोप है नहीं, 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि 6 से ज़्यादा ही आ सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर 2, इसका मतलब यही सही है कि जो यक्स का मान है दोस्तों लगभग 7 होगा। कितना होगा प्यारे साथियों 7 होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम रखते हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों आपके सामने दिया गया है और इस प्रश्न में क्या कहा गया है, आयु से संबंधित प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि मेरी वर्तमान आयु का 2/3 मेरे एक चचेरे भाई के 3/4 के समान है। चलिए मेरी आयु यक्स मान लेते हैं और यक्स का 2/3, यक्स का दोस्तों 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3 होता है। मेरे चचेरे भाई को आयु मान लेते हैं वाई, इसकी 1/4 की क्या है दोस्तों बराबर है, बराबर है। तो देखिए 4 दूनी 8, 8x, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए या फिर इसको यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए। आगे क्या कहा गया है, आगे क्या कहा है 3 वर्ष पहले मेरी आयु, 3 वर्ष पहले जाइएगा तो x - 3 हो जाएगा, 3 साल पहले जाइएगा, मेरी आयु अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर है, तो ये बराबर है किसके, अब से उसकी आयु के 4 वर्ष बाद, यानी y + 4, ये बराबर है। ठीक है भाई, ये बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है मेरी आयु कितने वर्ष है, तो मेरी आयु पूछा है, यक्स का मान पूछा है, तो आप y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, y का मान निकालिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 8x, 8/3x, 8/3x। तो y की जगह यहाँ आप लिख देंगे कितना 8/3x, ये हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 8/3x प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है, x वाला एक साइड बिना x वाला एक साइड कर लेंगे, तो करिए ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस का 8/3x बराबर, ये 3 को इधर ले आइएगा तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जुट जाएगा। ये हो जाएगा कितना, ये कितना होगा भैया, देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती हो गया है, हल्का सा मिस्टेक हो गया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चचेरे भाई के 3/4 की बात किया गया है। ठीक है, ये 3/4 है ना कि 1/4 है, ये 3/4 है दोस्तों, 3/4। क्लियर है, 3/4 तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर, तो y का मान क्या हो जाएगा 8/9x, यह 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो 9 × 1 = 9, 9x में से 8x घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ x/9, x/9, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा 7 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 9 का गुना 7 में हो जाएगा, 9 × 7 = 63, 9 × 7 दोस्तों 63। तो मेरी आयु कितनी है 63 वर्ष है। मेरी आयु कितनी है प्यारे साथियों, आपका जवाब होगा सर 63 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें, बताइए आपको कहीं दिक्कत आयु संबंधित प्रश्न में, इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको, जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है, एक बार पढ़ेंगे सवाल को, बताएंगे उत्तर क्या होगा। इसमें कहा गया है कि 14, 35 और 56 का लघुत्तम बताइए। 14, 35, 56 का लौसव बताइए। अब इसका लौसव कैसे निकालिएगा दोस्तों, एक लाइन में देखिए, हम मान लेते हैं इसका लौसव क्या है दोस्तों 56 है, 56 लौसव है, लेकिन वास्तव में नहीं है। अब 56 में लौसव है, ठीक है 56 मान लेते हैं। अब 35 में देखिए क्या है, 5 × 7 = 35 और 8 × 7 = 56 होता है।
ठीक है। तो इसमें 56 में 7 है, इसे 5 7 35, इसमें 7 और 5 है, इसमें 5 नहीं है तो इसे 5 से कर दीजिए गुना, इसे 5 से इस तरह गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आइए इस पर 14 में 7 दूनी 14, 56 में 2 भी है 7 भी है। ठीक है, बाकी अब यही क्या हो जाएगा इसका लसा, तो 5 6 30 के 0 हासिल का 3, 5 5 25, 3 28, यानी कितना हो जाएगा 280। 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा प्यारे दोस्तों, 280। 280 यानी पहला ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है 280। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए आगे चला जाए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पर जल्दी से एक बार सवाल को पढ़िए आप लोग, जल्दी से आप लोग दोस्तों सवाल को पढ़ लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए बीजगणित से ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान होता है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और मैं पूरा विश्वास करूंगा आपको एक ही बार में सवाल समझ में आ जाएगा। ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप लगा लेंगे। देखिए पहले सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है। यदि बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उनके व्युत्क्रम का योगफल बताइए। उनके व्युत्क्रम का आपको क्या बताना है दोस्तों, व्युत्क्रम का दोस्तों आपको बताना है योगफल। व्युत्क्रम का क्या बताना है आपको, योगफल बताना है। ठीक है, व्युत्क्रम का आपको क्या बताना है, योगफल। चलिए यानी आपको 1/अल्फा, समझिएगा 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा इसका मान आपको बताना है। तो पहले इसको हल करिए, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है भाई, आपको अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी बट्टे सी होता है दोस्तों। माइनस का बी जो यक्स का गुणांक होता है यह क्या होता है, यह बी का मान होता है, और ए जो होता है x² का गुणांक ए होता है, सी जो होता है कांस्टेंट वैल्यू सी होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालते हैं, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी करेंगे माइनस, और माइनस का ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब बटे में ए क्या है 5 है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे 7/5, 7/5 ये हो गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है, यानी 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/5 हो जाएगा। सब निकल गया, मान इसमें रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 7/5 है, 7/5 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2/5 है। करिए हल इसको, इस 7/5 नीचे वाला भिन्न जब गुना में बदलेगा तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बट्टे यहाँ पर दोस्तों 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये 5 5 से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7/2, 7/2 इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 7/2। तो 7/2 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, 7/2 इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। अगर तनिक भी दिक्कत है दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 आपके सामने यहाँ पर है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। अब देखिए 72 के 144 क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है 12 का। अब 72 में किससे गुना करिएगा, अगर आप 2 से करिए 72 दूना 144, तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया गुना करने के लिए, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, पहले 2 से चेक करिएगा। ठीक है, तो 2 से जब गुना करिएगा तो 72 दूना 144 होता है। 144 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, 12 का वर्ग होता है। तो आप किससे गुना कर देंगे, छोटी से छोटी संख्या से 2 से दोस्तों, 2 से गुना करिएगा 72 में तो क्या हो जाएगा, यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।
जल्दी जल्दी दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। जब तक दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और जब आप लाइक करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको इसकी आवश्यकता है, तो मैं और मन से आपको आपकी तैयारी कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है, उसमें एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है और लहर की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है। नाव तक उस तरंग शीर्ष तक पहुंचने में लगा आवश्यक समय बताइए। समय बताना है, बस आप जानते हैं d बराबर क्या होता है, s इंटू टी होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। समय पूछा गया है आपसे, t का मान आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा d बटे यस डिस्टेंस अपान स्पीड। d का मान क्या है 80 है, d का मान क्या है दोस्तों 80 है, स्पीड क्या है तो 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 चौक 80, 4 सेकंड का टाइम लगेगा। कितने सेकंड का दोस्तों 4 सेकंड का टाइम, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। 4 सेकंड के टाइम में ही दोस्तों वह उस नाव के शीर्ष तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, अब इसमें देखिए ये बोर्ड मास का सवाल है दोस्तों। अब आप लोग इसका पहले आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग इसका आंसर हमें बताइए कितना होगा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, बताइए कितना इसका उत्तर होगा। और दोस्तों जब आप आंसर लिखते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर लिखेंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 माइनस 3 यानी 4 हो जाएगा। 4 में ये देखिए भाग का साइन है, यहाँ पर ये भाग है दोस्तों, ठीक है, ये भाग है, ठीक है। तो 4 से भाग दीजिएगा यहाँ पर कितना में 28 से, तो 4 सत्ते 28, 7 बार में जाएगा तो माइनस का 70 और प्लस का कितना, प्लस का यहाँ पर 7, ठीक है, प्लस का 7। भाई ये 7 में से 3 घटाइए 4 बचेगा, 4 से भाग देंगे 28 में तो 4 सत्ते 28, 7 बार में जाएगा। तो आप 70 में से क्या करिए 7 जोड़ेंगे ना, माइनस 70 प्लस 7 करिएगा तो इसमें जोड़ेंगे तो एक चिन्ह माइनस एक चिन्ह प्लस घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 63। माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। क्लियर है, तो माइनस 63 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। माइनस का 63 इसका सही उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों ये परीक्षा वाला सवाल है और प्रतिशत का, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84 अंक प्राप्त करने के बराबर थे, 84%, ठीक है। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी परीक्षा जितने अंक का था वो आपसे पूछा गया है। परीक्षा का अंक क्या होता है 100% होता है, इसका मतलब आपको 100% का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 84% का मान दिया गया है, 84% का मान दिया गया है, कितना है तो 63 है, 63 है। आपसे 100% का मान यहाँ से पूछा गया है, 100% का मान दोस्तों आपसे पूछा गया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 63 बटे 84 गुना 100, काटिए इसको काटेंगे, इसको 4 से काटिए पहले, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसको काटिए 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 21 तियाँ 63, 3 बार में यहाँ पर कटेगा। अब 25 तियाँ 75, कितना हो जाएगा दोस्तों 75। इसका पूर्णांक क्या था तो बताएंगे दोस्तों आप सभी लोग, उसका पूर्णांक था 75 का, ठीक है। 75 का प्यारे साथियों पूर्णांक था। इसका जो तीसरा विकल्प है यह सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि आपका भी यही उत्तर आया है। एक बार दोस्तों आपको बताइए कि आपको इसमें कहीं डाउट है। अगर दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट है तो एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, आपका डाउट मैं क्लियर करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा, ठीक है भाई। आगे चलें, आइए
अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं आपके सामने। चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क का यह सवाल है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। इसमें कहा गया है कि ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक बार दोस्तों आप लोग इसका उत्तर बताएंगे, एक बार आप सभी लोग इसका उत्तर हमें कमेंट में बताएंगे कितना इसका उत्तर आएगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, दो दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो ए और बी जब काम करते हैं तो 40 दिन में काम को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, 40 दिन का टाइम लेते हैं। यहीं पर दोस्तों जब बी और सी काम करते हैं, बी और सी मिलकर, तो इस काम को दोस्तों, इस काम को 30 ही दिन में समाप्त कर देते हैं। और जब सी और ए मिलके काम करते हैं तो इस काम को यहाँ पर दोस्तों ए इसे 24 ही दिन में क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो टोटल काम आपको आवश्यकता है। टोटल काम कैसे निकलता है, मैं हर वीडियो में ऐसे सवाल आपको बताया हूँ। टोटल काम जब भी निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो लघुत्तम होगा वही टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल इसका लॉसक क्या हो जाएगा, इसका लॉसक हो जाएगा 120। 120 इसका लॉसा है, मतलब इसका टोटल काम कितना है, 120 काम है। अब देखिए भाग दीजिए 40 से, 40 या 120 3 बार में जाएगा। इसका ए बी का क्षमता क्या है, 3 है। ए बी की क्षमता क्या है दोस्तों, 3 है। और 3 चौको 12 है, यानी 4 बार में जाएगा। बी सी की क्षमता क्या है दोस्तों, 4 है। और 24 पंजे 120, सी ए की क्षमता क्या है, 5 है दोस्तों। ठीक है, अब आपको अलग अलग क्षमता चाहिए सभी का। तो देखिए सबसे पहले अगर a प्लस का b प्लस का c निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए एक ही व्यक्ति या 2 बार आएगा तो 2 बार जोड़ देंगे, a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, 5 और 9 3 12, 12 का आधा क्या हो जाएगा भाई, 12, ये 2 लोग 2 बार आ रहा है ना, यहाँ पर इस 2 कॉमन ले रहे हैं, ये जोड़ेंगे, इसको क्षमता 12 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 छक्का 12, यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता दोस्तों 6 हो जाएगा। ए का मान निकालिए पहले नंबर, सबका अलग अलग क्षमता निकालना है। ए का क्षमता निकालिए, ए की क्षमता निकालिए, ए की क्षमता निकालिएगा तो जिसमें ए नहीं उसको घटा दीजिए, यानी 4 घटा दीजिए 6 में से, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। बी की क्षमता निकालना है, तो बी की क्षमता जिसमें बी नहीं उसको घटाइए, तो बी इसमें नहीं है, 5 को घटा दीजिए 6 में से, इस 6 में से, तो 1 हो जाएगा। सी की क्षमता निकालना है, जिसमें सी नहीं है दोस्तों उसको घटा दीजिए, तो इसमें सी नहीं है, यानी 3 को घटा दीजिए, 6 में से 3 गया तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए 120 काम को करना है 2 की क्षमता से, कितना दिन का टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर समय कितना लगेगा, 60 दिन। इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। और 120 काम को 1 की क्षमता से, तो ये कितना दिन का समय लगेगा, 120 दिन। और 120 काम को ही 3 की क्षमता से करेंगे, 3 चौको 12, 40 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, यानी 60 120 और 40 इसका उत्तर सही है। 60 120 140 ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बताइए दोस्तों कोई समस्या है इस सवाल में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए 12वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, पहले नंबर सवाल को पढ़िए। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत के समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है। देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया है। यानी आयत का परिमाप और समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, आपस में बराबर है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, ये परिमाप आयत का है, यह समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर हो जाएगा। समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज का, तो 4a, हम समचतुर्भुज की एक साइड को a मानते हैं, तो 4 साइड है, सभी बराबर हैं, तो 4a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 गुना लंबाई क्या है 10, चौड़ाई क्या है दोस्तों 6, 10 6 16, 16 हो जाएगा, बराबर यहाँ से 4 a। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो a का मान क्या हो जाएगा, 4 दूना 8,
ए का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, ए का मान 8 हो जाएगा। ए का मान क्या है दोस्तों, 8 है। ए का मान 8 हो गया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब कोण दिया हो, जब कोण दिया तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, देखिए ए का मान क्या है 8, 8 का स्क्वायर करिए 64, 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 इंटू साइन थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री है दोस्तों, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, करनी में 3/2 होता है, करनी में 3 क्या होता है दोस्तों 2 होता है। 2 से काटेंगे आप इसको, 2 से काटिएगा तो 32 दूना 64, 32 बार में कट जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 32 करनी में 3, 32 करनी में 3, 32 करनी में 3 इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट लिखा गया है। ठीक है, तो ये 32 करनी में 3 है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग के दौरान थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए हमने इसको सुधार भी नहीं किया है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों आप समझिए कि ये 3 जो है स्क्वायर रूट में है, ये 3 क्या स्क्वायर रूट में है, ये क्या है स्क्वायर रूट में है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो 32 करनी में 3 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ये याद रखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जब थीटा दिया हो तो ए स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक घन की भुजाओं की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के आधे के क्या है बराबर है। ठीक है, यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई बताइए। देखिए दोस्तों, घन जो होते हैं, घन में कितनी भुजाएं होती हैं, घन में कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों, तो घन में 12 भुजा होती है। याद रखिएगा, घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 12 भुजा होता है। ठीक है, एक भुजा को हम यक्ष मानते हैं तो 12 भुजा होती है, 12 यक्ष हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक भुजा कितनी है, यक्ष है, तो क्या हो जाएगा 12 यक्ष। घन की सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 12 यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक वर्ग का परिमाप का आधा के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, ये आधे के बराबर है तो आधा कर देते हैं। इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, यानी ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 6 यक्ष, ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 6 यक्ष। ठीक है, यानी जो वर्ग की भुजा है वह 6 यक्ष की क्या है दोस्तों बराबर है। अब आगे कहा गया है कि यदि घन का आयतन, घन का आयतन किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन जो है दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है दोस्तों बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए कितनी है। वर्ग की भुजा की लंबाई आपसे पूछा गया है। देखिए, घन को हम मानते हैं, घन का साइड मानते हैं ए, कैपिटल ए मान लेते हैं, तो इसका जो आयतन होगा ए क्यूब हो जाएगा। ए किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है ए का स्क्वायर होता है, ए का क्या होता है, सॉरी ए का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ए का स्क्वायर कर दिए। ठीक है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें, बताइए। देखिए ए का मान निकालिएगा, ए का मान निकालिए, ए क्यूब का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर यानी 6 का 6 यक्स का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 36 यक्स का स्क्वायर, 36 यक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों घन का जो साइड माना गया है यक्स माना गया, तो यहाँ पर ए की जगह यक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर यक्स ही मानिए। ठीक है, इसको यक्स मानिए दोस्तों।
देखिए, तो यह एक्स का क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। एक्स का क्यूब बराबर ए एक्स का स्क्वायर, यानी 6x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से यहाँ से एक एक्स कटेगा, 2x कट जाएगा यहाँ से, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 36। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 36। अब एक्स का मान जब 36 आ गया है तो आपसे पूछा गया है कि वर्ग की भुजा बताइए, ए का मान पूछा गया है। तो ए का मान पूछा गया है, तो ए का मान क्या होगा, 6 गुना एक्स का मान क्या है, 36। 36 36 छक्का 216, 36 छक्का क्या होता है, 216। तो वर्ग की भुजा कितनी है, एक भुजा 216 इकाई है दोस्तों। ठीक है, 216 इकाई। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, 216 इकाई। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 14। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने लेते हैं दोस्तों। आइए सभी लोग एक बार जल्दी से आइए हमारे साथ, यहाँ पर हमारे साथ जुड़िए और इस सवाल को पढ़िए। क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है कि एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज के संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का जो आधार है दोस्तों, त्रिभुज है, इसका जो बेस है, बेस आधार जो है वह 1/3 समांतर चतुर्भुज के आधार के क्या है दोस्तों, बराबर है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्र, यहाँ पर क्या बोला है कि समांतर चतुर्भुज के साथ भुजाओं की, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या है दोस्तों, बराबर है। कर देते हैं बराबर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 b1 बेस इंटू हाइट, b1 h1 मान लेते हैं। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बताइए कोई दिक्कत नहीं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो इसको हम b2 मान लेते हैं, इंटू हाइट को h2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बताइए इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, बताइए दोस्तों। आप देखिए, आप यहाँ से त्रिभुज की जो आधार है और यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का आधार है उसको आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। देखिए, ये जो है ना नीचे वाला मान, अब इसको जब आप निकालिएगा, इसको जब आप निकालिए 3 का गुना इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 जो है दोस्तों, ये जो 3 है यहाँ से खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, यानी त्रिभुज का जो आधार है वह 1 हो जाएगा। सॉरी, त्रिभुज का जो आधार है दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का आधार 1 हो जाएगा और समांतर चतुर्भुज का आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पर त्रिभुज का आधार 1/2 इंटू 1 इंटू हाइट तो निकालना है h1 बराबर, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार 3 इंटू h2। ठीक है, इसका आधार क्या आ जाएगा, गुना, तो h1 बराबर 6h2, तो h1 संबंधी h2 क्या हो जाएगा, 6 संबंधी 1, 6 संबंधी 1, तो 6 संबंधी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 संबंधी 1 दोस्तों, 6 संबंधी 1 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, कोई समस्या हो तो बताइए।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लेते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर आपके सामने 15 बोर्ड मास का सवाल है दोस्तों। बोर्ड मास का सवाल है तो मैं भी आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन लिखना है दोस्तों, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर 16। प्रश्न नंबर 16 ले रहे हैं आपके सामने। देखिएगा क्या कहा गया है इस सवाल में। 4/3 निम्नलिखित में से किस भिन्न को जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। तो आप क्या करिए, 3 में से 4/3 को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 3 3 9, 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, 5 बटे क्या हो जाएगा 4। तो 5/4 को जोड़ना पड़ेगा। कौन सा विकल्प है दोस्तों, सॉरी 5/3 होगा, 5/3, 5/3 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प इसका सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों। अब इस प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि दिया गया वृत्त आलेख कुछ फसलों की वार्षिक पैदावार को टन में दर्शाता है। यदि शक्कर की पैदावार 6000 टन है तो कुल पैदावार बताइए। अब जो यहाँ पर मान दिया गया है यह डिग्री में दिया गया है दोस्तों, सब डिग्री में दिया गया है। क्या बात कहा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर शक्कर की पैदावार की बात कर रहा है। शक्कर मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए शक्कर कितना है, 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री का मान यहाँ पर दिया है कितना, 80 डिग्री का मान यहाँ पर 6000 है, 6000 है। तो कुल पैदावार कितना है, कुल पैदावार 360 डिग्री है दोस्तों। तो 360 डिग्री का मान आपको निकालना है। 6000 बटे में 80 गुणे कितना 360। ठीक है, काटिए, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर काटिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 9 36, 2 से काटेंगे तो 30 दूना 60, 30 बार में कैंसिल, 9 3 27 यानी 270, सॉरी 2700, सॉरी 27,000। ठीक है, 27,000 इसका उत्तर होगा। ठीक है भाई, 27,000 इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है। तो 27,000 किस विकल्प में दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए किस विकल्प में है 27,000। तो यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 27,000 दिया गया है, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, सवाल समझ में आ गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। कहा है कि सबसे कम सीट जीतने वाली पार्टी कौन सी है। पार्टियां और जीती गई सीटें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया सबसे कम सीट कौन सी पार्टी जीती है। ये पार्टी है A B C और D। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको ऐसे ऐसे आप क्या करिए, जोड़िए, ऐसे जोड़िए, सबको जोड़ेंगे। सबको जब आप इस प्रकार से जोड़िएगा तो सबसे कम, तो भैया देखिए यहाँ पर डी वाला जो पार्टी सबसे कम यही वोट पाया है। देखिए अंदाजा लग गया, 11 7 1 3, इसको जोड़िएगा। सबसे कम वोट पाने वाला कौन है, सबसे कम वोट पाने वाला कौन है, डी। सबसे कम सीट पाने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, डी है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में डी दिया गया है, किस ऑप्शन में डी दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ए ऑप्शन में डी दिया गया है, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर प्रश्न नंबर कौन सा है भैया, ये प्रश्न नंबर है 19 आपकी स्क्रीन पर। देखिए यह जो है दोस्तों, यह निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक ही लाइन में और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको शिद्दत से देखना है। ठीक है, समझिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए क्या कहा गया है, बिंदुओं -5, 6 और 7, -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे आप इसको हल करिएगा। निर्देशांक पूछा है आपको, x और y का मान पूछा गया है।
पहले इसको लिखिए माइनस का 5 कामा 5, ठीक है। इसको लिखिए 7 कामा माइनस का 3, और यहाँ पर इसको लिख लीजिए ये वाला क्या हो जाएगा, बीच में लिखिए 3 संबंधी 1, 3 संबंधी 1, ठीक है। आपको यक्स का मान निकालना है तो यक्स का मान निकालिए। देखिए ये होता है, यह यक्स है, ये वाई है, ये दोस्तों यहाँ पर यह यक्स है और ये क्या है, वाई है। उसी प्रकार यहाँ भी यक्स है, ये क्या है, वाई है, ठीक है। पहला यक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई होता है। यक्स का मान निकालना है तो क्या करिएगा, एक बार आप इसका गुना इसमें करिए तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 7 तियाँ 21। उसके बाद इसका गुना इसमें करिएगा, -5 का गुना 1 में, तो -5 गुना 1 करिए तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ बीच में क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों बीच में आप क्या करिए, प्लस कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब बटे नीचे क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। इसको आगे हल करिएगा, 21 में से 5 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 16 बटे 4, 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 बार में चल जाएगा, यानी यक्स का मान क्या है, 4 है। अब देखिए ये तो इसमें का यक्स का मान -2 है, कैंसिल। यक्स का मान यहाँ पर 5/2 है, भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही विकल्प है, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन वाई का मान कैसे निकालिएगा, वाई का मान निकालने के लिए क्या करिए, देखिए वाई का मान जब निकालिएगा तो क्या करिए दोस्तों, ये वाई है तो वाई का गुना एक बार इसमें करिए तो -3 का गुना 3 करिए तो -9 हो जाएगा, प्लस प्लस। अब ये y है, इसका गुना आप इसमें कर दीजिए, 5 × 1 = 5 प्लस का 5 बटे नीचे दोनों को जोड़िए 4 हो जाएगा, ठीक है। -9 में से 5 घटाइएगा तो माइनस का 4 बचेगा, अब बटे 4 हो जाएगा, तो -4 बटे 4 का मतलब माइनस का 1, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो -1 इसका राइट आंसर है, यानी 4 कामा -1 इसका राइट आंसर है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यही विकल्प इसका सही है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़े से बड़े सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, बहुत बड़ा होता है, जो आपको याद नहीं होगा, तो फार्मूला से आप लोग घबराइए नहीं, फार्मूला याद भी नहीं करना है, बस आपको एक बार देखना है, कंसेप्ट इसका तरीका समझना है और प्रैक्टिस कर लेने हैं ऐसे सवाल को, बाकी आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, अब ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, ठीक है भाई। यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर कितना होगा, एक बार सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कहा गया है कि एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति बताइए। जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है, सुरंग को पार करती है, तो उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जुटती है, वो दूरी हो जाती है। तो दूरी क्या हो जाएगा भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, गति बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 160 प्लस 740, क्या हो जाएगा 7 × 8 = 900, 900 बटे में यहाँ से 40.5 हो जाएगा। ये सभी क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक। दशमलव हटाइएगा तो 1 0 ऊपर लग जाएगा, इसको आप काट पीट करेंगे, 9 दूनी 18, 9 से काटिए, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 45 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 90, यानी ये हो जाएगा 200। 5 से काटिएगा तो 5 चौको 20, 40 बार में कैंसिल, 40 दूना क्या हो जाएगा 80। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत है इसमें बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हर सवाल समझ में आए होंगे। अब दोस्तों आप लोग हमें ये बताइए, इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न अपने मन से बनाए हैं। ऐसे कितने प्रश्न हैं दोस्तों, इन 20 प्रश्नों में से जो आप अपने मन से बनाए हैं, आपको आ रहा था। आप लोग हमें अंत में यहाँ पर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा इन 20 प्रश्नों में से, ठीक है भाई। तो अब यहीं तक रखते हैं, आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।